हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज हमारा दूसरा क्लास है। 23वां टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सभी लोगों के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है, जिस जिसके लिए आप लोगों को केवल अध्ययन करना है और बाकी कुछ नहीं। आप लोगों को मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, 11 मार्कर, इन सभी को कवर करते हुए आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप लोगों को आंसर राइटिंग में मदद मिल सकेगी। आप लोग यदि टेस्ट नहीं खरीद सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर आकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा इस दूसरे क्लास में प्रश्न कौन कौन से हैं। पहले हम इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा रिव्यू। हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में भारत में मृदा का अर्थ पढ़ेंगे। इसके बाद एल नीनो के बारे में पढ़ेंगे। एल नीनो के बाद अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान के बारे में पढ़ने के बाद हम लव अयस्क के प्रकारों को समझेंगे। इसके बाद आ जाते हैं तो 5 मार्कर में हम पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति का विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो बने रहिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि जब तक आप धैर्य रखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अन्यथा आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कोई भी समझ में नहीं आएगा, न आप लोगों को जो पढ़ाया हुआ है वो न समझ में आएगा और अपना भी टाइम बर्बाद करते होंगे। इसलिए आप लोग समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय ही बहुत बड़ा मूल्यवान है। लेकिन यदि आप लोग समय को बर्बाद कर देंगे तो आप लोगों को एक दिन पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए और जुड़े रहिएगा। चलिए अधिकतर बातें न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। थैंक यू। पहला प्रश्न है कि मृदा का अर्थ बताइए। मृदा मिट्टी क्या होती है, इसकी परिभाषा को समझेंगे। इसी को हम कह सकते हैं कि इंट्रो है या परिभाषा कह सकते हैं। इसी 3 मार्कर में कैसे लिखना है इसे हम डिटेल से अभी जानते हैं कि मृदा धरातल पर स्थित मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। धरातल पर स्थित मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। तो इसका परिभाषा अभी आप लोगों ने समझा होगा, तो चलिए एक बार फिर दोहरा देते हैं जिससे आप लोगों को कंठस्थ हो जाए, जिससे याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल निश्चिंत रहें, याद करवाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हम आप लोगों को इतना पढ़ाएंगे कि आसानी से याद हो जाएगा। सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। धरातल पर स्थित मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही मृदा या मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार अभी आप लोगों ने मृदा का अर्थ समझा होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न में देख लेते हैं एल नीनो क्या है। आखिर एल नीनो होता क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, ये विस्तार कहाँ पर है, ये किस प्रकार वर्षा को प्रभावित करते हैं। इनका निर्माण है कि समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में बदलाव से संबंधित है। एल नीनो क्या है, समुद्री तापमान को ये बदलता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी बदलाव का निर्मित करता है। विस्तार कहाँ पर है, 3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। एल नीनो जो कि है भारतीय समुद्र के अंतर्गत 3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश में सम्मिलित है। ये प्रभाव क्या होता है कि भारत में वर्षा की कमी को पूरा करता है। एल नीनो क्या है, समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में बदलाव करता है। 3 से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। भारत में वर्षा की कमी को दर्शाता है।
अगला अब हमारा प्रश्न आ जाता है 3 मार्कर की अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो कि इनका निर्माण कैसे होता है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझेंगे, डिटेल से, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, काम की बात को करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको लोगों की लगातार चलती रहेगी। जब तक आप लोगों का मेंस होता है तब तक ये टेस्ट चलती रहेगी। यदि जब आप लोगों को टेस्ट मेंस का पेपर हो जाता है, इसके बाद हम प्री के क्लास को स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप सभी लोगों का 2025 के लिए, नए वर्ष के लिए PSC 2025 की क्लास को हम जारी कर देंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण जो कि आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों की अपरदन व निक्षेपण से होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, अवसादी क्या है कि आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से होता है। विशेषता क्या है कि जीवाश्म एवं खनिज तेल की प्राप्ति होती है। अवसादी जो कि है जीवाश्म एवं खनिज तेल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 5 मार्कर को। 5 मार्कर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लौह अयस्क के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। तो हमारे भारत में प्राचीन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, निम्न 4 प्रकारों के लौह अयस्क मिलते हैं। ये 4 प्रकार के लौह अयस्क कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा आ जाता है पहला हमारा आ जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद हम पढ़ेंगे हेमेटाइट, लिमोनाइट। लिमोनाइट के बाद आ जाता है सीडेराइट। सीडेराइट को हम पढ़ेंगे। चलिए इन्हीं का एक एक डिटेल से हम पढ़ेंगे। मैग्नेटाइट क्या है? क्या सर्वोत्तम लौह अयस्क जो कि काले रंग के चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड है। इसमें मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लौह अयस्क जो काले रंग के चुंबकीय लोह का ऑक्साइड है। इसमें 70% लोहांश होता है। पहला है हेमेटाइट। हेमेटाइट लाल एवं भूरे रंग का होता है। लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें 65 से 75% लोहांश पाया जाता है। तीसरा है भूरे रंग का लिमोनाइट जो है, ये भूरे रंग का होता है, जिसमें लोहांश पाया जाता है। 30 से 40% लोहांश पाया जाता है। अगला हमारा आ जाता है सीडेराइट। सीडेराइट यह भूरा एवं पीला होता है। इसमें लोहांश 20 से 30% होता है। लोहा और कार्बनिक मिश्रण होता है, इसलिए लोह कार्बोनेट कहा जाता है। तो अभी भारतीय लौह अयस्क के प्रकारों को समझा होगा। चलिए हम डिटेल में थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं कि मैग्नेटाइट यह काले रंग के चुंबकीय लोह ऑक्साइड होता है। यह 70% लोहांश पाया जाता है, जबकि हेमेटाइट के अंतर्गत यह भूरे लाल एवं भूरे रंग का लोहा होता है। इसमें 65 से 70% लोहांश पाया जाता है।
लेकिन लिमोनाइट जो कि यह भूरे रंग का होता है, जिसमें लोहांश 30 से 40% होता है लोहांश। और अगला है भूरा और पीला होता है सिडेराइट, ये 20 से 30% होता है। लोहा और कार्बन का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए कार्बोनेट कहा जाता है। चलिए हम 11 मार्कर के प्रश्न को पढ़ेंगे। हमारा 5वां प्रश्न है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। भारत का 24 से 56% भूभाग वन्य है, जो कि विश्व का 2.4% है। इन्हें मुख्यतः 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सदाबहार वन। सदाबहार वन किन क्षेत्र में पाया जाता है? सदाबहार वन यह वर्षा वन कहलाता है। यह 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। इनका क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट तथा तराई क्षेत्र है। वृक्ष क्या है? रबर, महोगनी, एबोनी, नारियल, बेल तथा आइस वुड। विशेषता क्या है कि आर्द्र व उष्ण भागों में सघन ऊंचे सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा कि सदाबहार वन 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है सदाबहार वन क्षेत्र में। इनका विस्तार कहाँ पर है कि अंडमान हो गया, निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट तथा तराई क्षेत्र में इनका विस्तृत विस्तार है। यहाँ पर सदाबहार वन में वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं कि यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। पहला है हमारे रबड़ है, रबड़ की बात आता है महोगनी है, फिर एबोनी है, फिर नारियल है, बेंत तथा आइसवुड है। विशेषता क्या है कि आर्द्र व उष्ण भागों में सघन ऊंचे तथा सदाहरित वन पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा सदाबहार पहला टॉपिक था। आज फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है आर्द्र व पर्णपाती वन। आर्द्र व पर्णपाती वन जिसके अंतर्गत कहा जाता है आर्द्र पर्णपाती वन जी की इसमें पत्तियां अपनी आधी गिरा देती हैं, इसलिए इसे आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। इसमें वर्षा जो कि 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर होती है। इनका अन्य नाम है उष्ण मानसून एवं पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन का अन्य नाम है उष्ण मानसून एवं पतझड़ वन कहलाता है। क्षेत्र क्या है कि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान या फिर प्रायद्वीपीय उत्तरी पूर्वी पठार है इनका क्षेत्र। यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन है, सागौन के बाद महुआ आ जाता है, सकुआ आ जाता है, सकुआ के बाद चंदन है, फिर कर्नाटक में शीशम, आम और त्रिफला पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान है, महुआ है, सकुआ, चंदन, कर्नाटक शीशम, आम, त्रिफला, ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत है। इनका विशेष महत्व क्या है? इनका विशेष महत्व है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां को गिरा देती हैं। इसे सर्वाधिक विस्तार यह मध्य प्रदेश में है। आर्द्र पर्णपाती वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? यह हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है सर्वाधिक विस्तार। तीसरा है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा होती है 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। क्षेत्र क्या है कि उत्तर प्रदेश व बिहार का मैदान। शुष्क पर्णपाती में वर्षा वन 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। क्षेत्र है उत्तर प्रदेश व बिहार का मैदान है। यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, तेंदू है, पलाश है, अमलतास एवं बेल, खैर, एक्थलवुड, ये प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क वन क्षेत्र के अंतर्गत। विशेषता क्या है कि शुष्क सीमांत में कटीले वन एवं झाड़ियाँ मिलते हैं। शुष्क सीमांत व
कटीले वन झाड़ियाँ मिलती हैं। अत्यधिक चराई प्रमुख समस्या मानी जाती है। यहाँ पर अत्यधिक चराई यहाँ की प्रमुख समस्या है। अगला हमारा आ जाता है कटीले वन। कटीले वन जो कि वर्षा यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इनका क्षेत्र है गुजरात आ जाता है। कटीले वन के अंतर्गत गुजरात है। गुजरात के बाद राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान के बाद पंजाब है। वृक्ष क्या है? यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं बबूल है। बबूल के बाद खैर है। खैर के बाद खजूर और खजड़ी। विशेषता क्या है कि नागफनी कैक्टस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। वनस्पति जो कि यह जीरोफाइट्स मिलते हैं। तो कटीले वन जो कि यहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इनका क्षेत्र है गुजरात है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद पंजाब है। वृक्ष जो कि बबूल है। बबूल के बाद खैर खजूर खिजड़ी रहते हैं। विशेषता क्या है कि नागफनी कैक्टस अर्ध मरुस्थलीय है। वनस्पति के अंतर्गत जीरोफाइट्स वनस्पति यहाँ पर मिलते हैं। अगला हमारा वन होता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो कि यह उत्तरी हिमालय तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का प्रकार माना जाता है। पर्वतीय वन के अंतर्गत हिमालय, उत्तरी हिमालय तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रकार हिमालय पर ऊंचाई कम पर पर्वतीय वन पाते हैं। यहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर आर्द्र पर्वतीय जिसमें सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले ओक चेस्टनट से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। 1600 से लेकर 3000 मीटर में शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन जिसमें चीड़ है, सिलचर, फर व स्प्रूस ये सभी पाए जाते हैं। पर्वतीय वन के अंतर्गत यहाँ 3000 से लेकर के 4000 मीटर पर अल्पाइन वन चारागाह जिसमें जूनियर पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, अखरोट आदि पाए जाते हैं। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति जिसे है मास व लाइकेन कहते हैं। पर्वतीय वन को एक बार फिर समझ लीजिएगा कि उत्तरी हिमालय तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रकार है। हिमालय ऊंचाई कम है। 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ आर्द्र पर्वतीय जिसमें सदाबहार चौड़ी वन क्षेत्र पाई जाती है। यहाँ पर पत्ती वाले ओक चेस्टनट से प्रमुख वृक्ष हैं। 1600 से 3000 मीटर में शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन जिसमें चीड़, सिलचर, फर, स्प्रूस पाए जाते हैं। तीसरा है 3000 से 4000 मीटर की अल्पाइन वन चारागाह जिसमें जूनियर पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, अखरोट आदि पाए जाते हैं। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति जिसे माइस व लाइकेन के नाम से जानते हैं ये पाई जाती हैं। अगला है प्रायद्वीपीय घास मैदान जिसमें अविकसित वर्षा वन व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्षेत्र क्या है कि नीलगिरी, विंध्याचल, सह्याद्री तथा सतपुड़ा के उच्च भाग कहलाते हैं। भारतीय वन के अंतर्गत आज लास्ट है छठवां डिस्कशन है कि ज्वारीय वन। यह अन्य नाम ज्वारीय वन का अन्य नाम है। मैग्रोव वन कहते हैं, दलदली वन, डेल्टाई क्षेत्र या फिर बेलांचली, अनूप, कच्छ या गरान ये सभी इसका अन्य नाम को आप लोग डिटेल से और अच्छे से याद करिएगा क्योंकि यदि प्री में पेपर में आ जाता है कि ज्वारीय वन का अन्य नाम क्या है तो वहाँ पर ये ऑप्शन हो सकते हैं कि मैग्रोव वन, दलदली क्षेत्र, डेल्टाई, बेलांचली, अनूप, कच्छ, गरान ये सभी इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। इनका क्षेत्र क्या है कि पश्चिमी बंगाल है, गुजरात है, उड़ीसा का तट है। वृक्ष है कैजुरीना सुंदरी। विशेष क्या है कि सुंदरी वृक्ष अधिकता से गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा
वन को सुंदर वन कहते हैं। समुद्री अपरदन से तट रक्षक है। लकड़ियों से नाव का निर्माण कहते हैं ज्वारी वन से। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। देखते रहिए पुष्पराज एजुकेशनल चैनल को। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।